नमस्कार। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री निर्मल वर्मा जी की लिखी कहानी धूप का एक टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए ये कोना ही काफ़ी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ? अब बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। नहीं, आप गलत न समझें, इस बेंच में मेरा कोई नाम नहीं लिखा है। भला म्यूनिसिपैलिटी के बेंचों पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को शायद याद भी नहीं रहता कि फला दिन फला आदमी कहाँ बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह ही खाली हो जाती है। जब कुछ देर बाद कोई नया आगंतुक आकर उस पर बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उससे पहले वहाँ कोई स्कूल की बच्ची या अकेली बुढ़िया या नशे में धुत जिप्सी बैठा होगा। नहीं जी, नाम वही लिखे जाते हैं जहाँ आदमी टिक कर रहे। तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों पर नाम ना भी रहे तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जाता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी की तरफ? नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौक़ों पर लोग अब भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो रोज़ देखती हूँ। इसीलिए मैंने यह बेंच चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधा गिरजे पर जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले से अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के मुहूर्त पर वर वधू में से कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों ये जगह सूनी पड़ी रहती है, न कोई भीड़, न कोई घोड़ा गाड़ी। भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाली बेंच पर एक लड़की को देखा था। अकेली बैठी थी और सूनी आंखों से गिरजे को और देख रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है। इतने खुले में सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो लोग अक्सर बाहर चले आते हैं। सड़कों पर, पब्लिक पार्क में, किसी पब में। वहाँ आपको कोई तसल्ली ना भी दे तो भी आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। इससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। ये क्या कम राहत है? मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सुबह से ही अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत ना समझें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ। आपने देखा होगा, सारे पार्क में सिर्फ एक यही बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं झड़ता। फिर इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से सीधा गिरजे की तरफ देख सकती हूँ। लेकिन शायद मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ, आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो न वर को जानते हैं न वधू को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस पेरम्बुलेटर के आगे बैठे हैं। पहली इच्छा ये हुई कि झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा।
अलग होता नहीं। इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, मुंह में चूसनी दबाए लेटे रहते हैं। फिर भी जब भी मैं किसी पेरम्बुलेटर के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांकने की ज़बरदस्त इच्छा होती है। मुझे ये सोचकर काफ़ी हैरानी होती है कि जो चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं उनसे ऊबने की बजाय आदमी सबसे ज़्यादा उन्हीं को देखना चाहता है, जैसे प्रेम में लेटे हुए बच्चे या नवविवाहित जोड़े की घोड़ा गाड़ी या मुर्दों की अर्थी। आपने देखा होगा ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द हमेशा भीड़ जमा हो जाती है। अपना बस हो या ना हो, पाँव खुद ब खुद उनके पास खींचे चले आते हैं। मुझे कभी कभी ये सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी को पकड़ने में मदद देती हैं वे चीज़ें हमारी पकड़ के बाहर हैं। हम न उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं न किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं या अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? आप हंस रहे हैं, मेरा मतलब कुछ और था। कौन ऐसा आदमी है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं कर सकता? मैंने सुना है कुछ ऐसे देश हैं जहां जब तक लोग नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक विवाह करने का फैसला नहीं लेते और बाद में उन्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक ये फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरकाकर किसी दूसरे को वहाँ आने दे देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच में आने दिया था और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ मानो आपको बरसों से जानती हूँ। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती रही तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो यह भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा थे वही आज भी हैं। वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ भी नहीं बदला। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था, लेकिन यह मुद्दत पहले की बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी सीधा गिरजे के दरवाजे पर आकर रुक ठहर सके। हमें उस गली के पिछवाड़े रोक देना पड़ा था और मैं अपने पिता के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पैर ना फिसल पड़े। पता नहीं अब वे लोग कहाँ होंगे जो उस रोज भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी यह अकेली औरत वही लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? आदमियों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो घोड़ा मुझे ज़रूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे वे किसी बहुत ही आत्मीय चीज़ से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपने अलगाव के आदी नहीं हो सके। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। किसी चीज़ का आदी ना हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। वे लोग जो आखिर तक आदी नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं या मेरी तरह धूप के एक टुकड़े की खोज में एक बेंच से दूसरे बेंच में चक्कर लगाते रहते। क्या कहा आपने?
नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार ना भी रहे तो भी बच्चे के खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ, अगर सुख का मतलब है कि हम अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें। लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं देर तक उस पब में जा बैठती हूँ जहाँ वह मेरी प्रतीक्षा करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका पता ही नहीं था। जब पहली बार उसने मुझे कहा कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहें और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैचू के नीचे? बाद में जो उसका शौक़ था वो मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहाँ वह मुझे मिलने से पहले बैठता था, या उस शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। यह आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो ना केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं बल्कि उसके अतीत को भी निकल जाना चाहते हैं जब वह हमारे साथ नहीं था। हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें यह सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब वह हमारे बगैर जीता था, प्यार करता था, सोता जागता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो यह कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है, कौन सी आपने दूसरे से चुराई है। जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह वो एक तरह से आपस में घुल मिल जाती हैं कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर यह नहीं कह सकते कि यह पत्ता मेरा है और वह उसका। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को यह छूट मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीड़-फाड़ खुद कर सकें, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं। आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुँचेंगे। माँ बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरों के। आखिर में सूखी डंठल आपके हाथ में रह जाएगी जो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद जला दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है। मैं ये नहीं मानती। वह उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जिनसे वह लड़ता था या प्रेम करता था। वह अपने भीतर पूरी एक दुनिया लेकर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के मरने पर जो दुख होता है वह थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अरे देखिए, वह जाग गया। ज़रा पेराम्बुलेटर को हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, अपने आप चुप हो जाएगा। मुंह में चूसनी इस तरह दबाकर लेटा है जैसे छोटा मोटा सिगार हो। देखिए कैसे बादलों की तरफ ऊपर टुकुर टुकुर ताक रहा है। मैं जब छोटी थी तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरफ घुमाती थी जैसे वह मेरे इशारे पर आकाश में चल रहे हों। आप क्या सोचते हैं? बच्चे जो इस उम्र में देखते हैं या सुनते हैं, क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा, कोई आवाज़, कोई झलक या कोई आहट, जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है इस आवाज़ को कहीं सुना है। यह घटना या ऐसी ही घटना पहले कभी हुई है, और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने आप खुलने लगती हैं।
जो हमारे भीतर अरसे से जमा थी, लेकिन रोज़मर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वे वहाँ हैं, घात लगाए कोने में खड़ी रहती हैं, मौके की तलाश में। और फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं। और तब आप कितनी भी हाथ पैर क्यों ना मारें, कितना ही क्यों ना छटपटाएं, वे आपको छोड़ती नहीं। एक रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे कि तभी एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में मैं अकेले कमरे में हड़बड़ाकर जाग उठती थी और सहसा यह भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ बाबू नहीं हैं और मुझे लगता था कि मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं। मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक गई, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई न था। वापस लौट आई और उसकी तरफ देखा। वह दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था, जैसे हर रात सोता था। उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया था। तब मुझे पता चला कि वह खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं। अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वो मुझे छूता हुआ निकल गया था, न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां वह लेटा था और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी, उसकी देह के उन सब कोनों को छूने लगी जो एक ज़माने में मुझे तसल्ली देते थे। मुझे यह अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूँ और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट रहे हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं न थी। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडरों में अपने नाम खोजते हैं जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे। लेकिन मेरा नाम वहाँ कहीं न था। कुछ और ही निशान थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिनका मुझसे दूर दूर तक का वास्ता न था। मैं रात भर उसके किनारे बैठी रही और मेरा हाथ मुर्दा होकर उसकी देह पर पड़े रहे। मुझे यह भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया है वह मैं किसी से नहीं कह सकती। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूँ। कैसा खटका? क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उसका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांट लेने से हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। जी नहीं, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। मुश्किल यह है कि जो व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई यह नहीं कहता कि देखो, यह औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं सड़क पर खड़ी हो जाती थी। इच्छा होती थी लोगों को पकड़कर शुरू से आखिर तक सब बताऊं। कैसे हम पहली शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहे, वह पब में और मैं मूर्ति के नीचे। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था। कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसकी बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे यह लगता है कि जब तक मैं उन्हें यह सच नहीं बता दूंगी, तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगी जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था
और बरसों बाद यह इच्छा हुई कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं, जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वह कमरा खाली था। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं, तो कितना ही क्यों ना चीखें चिल्लाएं, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वह हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती। भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपती हैं। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहाँ स्कूल था वहाँ खंडहर है, जहाँ खंडहर थे वहाँ धूल उड़ती है। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। और जी हाँ, उस दिन मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधा गिरजा के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चलकर यहाँ आए थे। आप सुन रहे हैं ऑर्गन का संगीत? देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। संगीत की आवाज़ यहाँ तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि अब उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी देर और है, वे बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। आप अगर वहाँ जाकर देखना चाहें तो निश्चिंत होकर चले जाएं। मैं तो यहीं बैठी हूँ, आपके बच्चे को देखती रहूँगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहती हूँ। फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यह देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है। उसी बेंच पर जा बैठती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती, लेकिन ये बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं? तो ये थी कहानी धूप का एक टुकड़ा, जिसे लिखा था श्री निर्मल वर्मा जी ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।